हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, आज से इतिहास में एक नई श्रृंखला में शुरू करने वाला हूं। इतिहास को आपने मेरे माध्यम से अगर देखा जाए तो आधुनिक भारत है, उसको आपने पढ़ा है, आपने बहुत पसंद किया उस सीरीज़ को। मैंने नक्शे पर जो इतिहास का जो एक सीरीज़ शुरू किया था, हिस्ट्री ऑन मैप, वो एक शानदार सीरीज़ रही, आपने उसको बहुत पसंद किया। जो लोग नए व्यूअर हैं वो इसकी प्लेलिस्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, जा करके आप प्लेलिस्ट में देखिएगा हिस्ट्री ऑन मैप, या फिर और भी तरीके हो सकते हैं। हिस्ट्री बाय विरत सर आप सर्च कीजिए सीधा, तो आपको कई सारी प्लेलिस्ट उसमें मिल जाएंगी। इसी क्रम में एक नई चीज़ हम शुरू कर रहे हैं कि इतिहास में, वो भी शुरुआत से, हम देखिए प्राचीन इतिहास का एक टॉपिक आज लेकर के आए हैं। तो शुरुआत से अगर आप देखेंगे तो इतिहास में अलग अलग चैप्टर में कई ऐसे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स बचे हुए हैं या रह जाते हैं जो हमें एक स्टूडेंट अप्रोच के हिसाब से लगता है कि यार इसको कोई बता पाता तो बहुत अच्छा होता। तो मैं जो टॉपिक्स लेकर के आऊँगा आपके सामने, उसमें लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो आपका भी था और ये क्वेश्चन हमें कहीं से पढ़ने को नहीं मिलता, मैं किसी से पूछ पाता काश। तो आज से मैं उन्हीं चीज़ों को लेकर के यहाँ पर आ रहा हूँ। लेकिन ये ध्यान रखना है कि केवल आपके अंदर की जो जिज्ञासा है उसको शांत करने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य यूपीएससी की जो परीक्षा है उसमें जो वर्सेटिलिटी आ रही है मेंस के एग्जामिनेशन में, अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। इस सीरीज़ आपको कैसी लगेगी, इसमें इस तरीके के टॉपिक्स आएंगे जैसे आप देख पा रहे हैं, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी होते थे सिविल लाइन एरियाज? क्या हम उसको जोड़ सकते हैं आज के आधुनिक नगर की तरह? क्या हम सिमिलरिटीज देख सकते हैं? क्या ऐसी वो चीज़ थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ज़्यादा बेहतर थी, आज के समय में वो नहीं है? या फिर आज के समय में वो ज़्यादा बेहतर है, उस समय नहीं थी? या फिर सिमिलर काइंड ऑफ दिखती हैं? तो ऐसी चीज़ों को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, हर एक टॉपिक से कुछ स्पेशल। और हाँ, अगर आपको भी किसी टॉपिक से संबंधित कुछ चाहिए, कुछ समझ में आता है कि सर अगला टॉपिक इस पे समझाया जाए, इस पे थोड़ा सा व्यू किया जाए, तो आप टॉपिक के सजेशंस भी दे सकते हैं। ठीक है, हम और आप मिल करके इस सीरीज को थोड़ा सा अच्छा करेंगे। डेली आपको कोशिश करूंगा कि मैं प्रत्येक दिन तकरीबन आपको कुछ ना कुछ इसमें मैं दे सकूं रेगुलर बेसिस पे, तो आप इसको जरूर फाइंड आउट करें। इसका क्या नाम रखा जा सकता है? वैसे अभी मैं हिस्ट्री फैक्ट्स को लेकर के सोच रहा हूं कि मैं इसका नाम हिस्ट्री फैक्ट रख देता हूं, तो इसके हिसाब से कुछ फैक्चुअल चीजें कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने में रखने का प्रयास करूंगा। सो चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस पहले एपिसोड में, जिसमें हम ये कुरेदने का प्रयास करेंगे कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी होते थे सिविल लाइन एरियाज, यानी क्या आज के समय में। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये कंफर्म करना होगा या ये समझना होगा या ये जानना होगा कि सिविल लाइन एरियाज क्या होते हैं। आप सब लोगों को मालूम है ना सिविल लाइन एरियाज के बारे में? जैसे आप किसी भी शहर में देखेंगे, कोई भी शहर आप जानते हैं, तो शहर में कुछ सिविल लाइन एरियाज होते हैं जहां पर ये वैसे कॉन्सेप्ट जो है ना, वो औपनिवेशिक जो शासक आए थे, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों का जो शासन रहा ब्रिटिश टाइम में, जिनको हम लोग बोलते हैं औपनिवेशिक निवेशिक शासक, तो ये जो औपनिवेशिक शासक रहे, इन शासकों के द्वारा अगर आप देखेंगे तो इनका जो टाउन प्लानिंग जो है, ये टाउन प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। और इन्होंने सारी व्यवस्थाएं की, हॉस्पिटल्स की, रोड्स की, और उसके लिए कनेक्टिविटी जो एक शहर से दूसरे शहर की होनी चाहिए। इनफैक्ट ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से जगह जगह जो इन्होंने मार्केट्स खोली, और सारी चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग कि यहाँ से सड़क जा रही है, इस जगह पर चौराहा होगा, यहाँ पर लैंप पोस्ट बनेंगे, इस तरीके से सीवेज सिस्टम जाएगा। तो एक प्रॉपर सेटल्ड प्लान जो होता है वो हमको देखने को मिलता है इन सिविल लाइंस एरियाज में। इसके अलावा मैं कॉन्सेप्ट इस तरीके से भी डिस्कशन करने वाला हूं कि आप किसी भी आधुनिक शहर की भी अगर बात करें, अगर आज के किसी भी आधुनिक शहर की भी बात करें, तो उस शहर में भी एक हिस्सा जो सिविल लाइंस को जनरली जो देखने को मिलता है, ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो लोग होते हैं शहर में या फिर डिस्ट्रिक्ट में, जो प्रशासनिक इकाइयों से जुड़े लोग हैं, उनके अक्सर यहां तो उनके निवास स्थान आपको देखने को मिलते हैं, या फिर उनके जो ऑफिस हैं, कार्यस्थल जो है वो वगैरह आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। इस तरह से ये शहर का एक महत्वपूर्ण एरिया होता है, राइट?
तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि सिविल लाइंस किसी भी शहर का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ज्यादातर उसमें प्रशासनिक या प्रशासन से जुड़े प्रशासनिक तरह के लोग आपको देखने, जैसे मान लेते हैं कि आपको किसी शहर में किसी सिविल जज का निवास ढूंढना हो, तो वो निवास किसी आम जगह पर नहीं मिलेगा, तकरीबन वो सिविल लाइन एरियाज में मिलेगा, राइट। कुछ इस तरीके से किसी बड़े जो है, जैसे मान लेते हैं कि सीएमओ का घर अगर आपको देखने को मिले तो तकरीबन वो सीएमओ का चीफ जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, कुछ भी इस तरीके से, तो उनके घर आपको यहीं पर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का घर आपको इसी एरिया में आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा सवाल यही है, या फिर आपके मन में भी यह अप्रोच जाना चाहिए कि क्या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसको हम एक शहरी सभ्यता मानते हैं, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है ये शहरी सभ्यता है, तो जिसको हम ये शहरी सभ्यता मानते हैं, क्या इस शहरी सभ्यता में भी ये कॉन्सेप्ट था? अब आपका अगर आंसर यस होगा तो क्या ये इस बात को रिप्रेजेंट नहीं करता कि अगर ये इसका जवाब हां दे दिया जाए कि हां था, ये शहरी सभ्यता थी और वहां पर भी सिविल लाइन एरियाज थे, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर भी सामाजिक वर्गीकरण वो भी आर्थिक आधार पर या फिर सोसाइटी के आधार पर जो एक जो जिसको बोलते हैं कि डिवीजन हमको देखने को मिलता है, वो मौजूद रहा होगा, राइट, रहा होगा ना, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो चलिए इन्हीं सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें इसको पढ़ने का पर्पज ये है कि इससे सीधे सीधे हमारी नगर नियोजन प्रणाली जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता शॉर्ट में जिसको IVC बोलते हैं, इसके नगर नियोजन प्रणाली के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप है और जो ये कलर्ड फॉर्म में दिख रहा है, ये कलर्ड फॉर्म में इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो एरिया है जो तकरीबन ट्रायंगुलर फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, त्रिभुजाकार जो है आपका आकार में देखने को मिलेगा। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के आसपास का इसका एरिया है और ये 3 कंट्रीज को कनेक्ट करता है, दैट इज प्रेजेंट टाइम में इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, राइट। तो आप ये पोर्शन देख सकते हैं, ये सब इंडिया का है, यहां से यहां तक। ये हिस्सा आपको पाकिस्तान का दिखता है। इधर की ओर थोड़ा सा चले जाएंगे तो आपको थोड़ा सा और वेस्ट की तरफ चले जाएंगे यहां पर, तो आपको जो है वो पाकिस्तान का एरिया आपको देखने को अफगानिस्तान का भी एरिया आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। तो ये 3-4 जगहों को कनेक्ट करता है। तो आपने एरिया यहां पर लगभग देखा, आपको मैं थोड़ा सा बड़ा करके भी दिखा देता हूं इसको, ठीक है। आई थिंक अब जरा थोड़ा ज्यादा विजिबल हो रहा होगा, बट आपके पास में आसानी से मैप अवेलेबल होंगे। चलिए तो इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी महत्वपूर्ण सी जानकारी आपको दे देना चाहता हूं मैं, और वो जानकारी ये है कि भाई प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप विधिवत तरीके से हिस्ट्री को यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं, 2025 में जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ, 2025 का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ, सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे जो है, जो भी फाउंडेशन बैचेस हैं, जिसमें जैसे ये वाला जो बैच है, इस फाउंडेशन बैच से सारे क्वेश्चन आए थे, सारे के सारे। मैंने YouTube पे प्रोग्राम भी डाला है, आप देख भी सकते हो, पेड बैच से सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो आप जब पढ़ते हो ना तो आपको एश्योरेंस काफी ज्यादा होता है, प्रैक्टिस मिलती है। तो ऐसे बैच में आप जुड़िए, प्रतिज्ञा बैच है, इसमें अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर देते हो तो आपकी फुल फी रिफंड हो जाएगी बेटा। फुल फी क्या हो जाएगी? रिफंड हो जाएगी। विरत लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप इसमें जुड़ सकते हैं। मैं ये जिस बैच की बात बता रहा हूं, ये लॉन्ग टर्म बैच है और आपके पास में अब अगर बेहतर तैयारी करने का अगर देखा जाए तो अवसर है, वो लॉन्ग टर्म बैच में ही होगा। लॉन्ग टर्म बैच 2027 को टारगेट करता है, ठीक है। इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि 23 जून है। हालांकि आप 2026 को अगर टारगेट कर रहे हैं तो 2026 के लिए भी प्रतिज्ञा बैच उपलब्ध है, जो मॉर्निंग में चल रहा है। विरत लाइव कोड के इस्तेमाल के साथ आप इसमें जुड़ सकते हैं। 23 जून इसकी अंतिम तिथि है। तो इतिहास पढ़ना है आपको मुझसे अगर, और आपको काउंसलिंग भी चाहिए, और आपको लगता है कि पूरे बैच के दौरान मुझसे आप जुड़े रहें, तो उसके लिए एकमात्र साधन है कि आप मेरा कोड इस्तेमाल करें। तो आप मुझसे जो है पूरे साल भर, जब तक का ये कोर्स की वैलिडिटी है, तब तक आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। कुछ भी समस्या आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। कल्पना कीजिए जरा इस शहर की, इसकी जरा कल्पना कीजिए। टाउन प्लानिंग की जब हम बात करते हैं सिविलाइज एरिया की, तो हमको यहाँ पर दिखता है कि भाई एकदम आप देख रहे हैं, इसकी खूबी क्या है, इसकी खासियत क्या है। इसकी खासियत देखिए, एकदम सेटल वेल मेंटेन्ड सिटी आपको देखने को मिल रही है। सड़क है, सड़क जो है वो शहरों को अलग अलग भागों में डिवाइड कर रही है। यहाँ कहीं पे आपका चौराहा बनता हुआ दिख रहा होगा, यहाँ से सड़क जा रही, यहाँ से सड़क जा रही, यहाँ से जा रही, यहाँ जा रही, तो यहाँ बीच में कहीं चौराहा बन रहा होगा, और सारी चीजें प्रॉपरली। इस शहर से अलग जो है कहीं पर आप देख सकते हैं फैक्ट्री सेटअप लगा हुआ है। यहाँ पर लोगों के घर निवास वगैरह है, पेड़ पौधों की सारी व्यवस्था है, 2 मंजिला 3 मंजिला मकान है। कोई भी चीज तितर बितर आपको नहीं दिख रही है, सारी चीजें अलाइंड, वेल अलाइंड दिख रही हैं, वेल अलाइंड दिख रही हैं। इसी को बोलेंगे टाउन प्लानिंग। यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है भैया, इसी को हम लोग बोलते हैं नगर नियोजन। यही क्या है? नगर
नियोजन, राइट। अब हमको ये तलाशना है कि क्या ऐसी चीजें सिंधु घाटी सभ्यता में मौजूद थीं, तो उसको देखने के लिए सबसे पहले हमको इसके ऊपर थोड़ी सी नजर डालनी पड़ेगी। जरा ध्यान से देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, तो इसका जो नगर है ना, उसका नगर का जो नियोजन किया गया, नियोजन का मतलब क्या होता है? सेटिंग करना किसी चीज की, किसी चीज को एक पर्टिकुलर नियम के अकॉर्डिंग, किसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसको रखना, तो उसको बोलते हैं नियोजन। तो प्लान्ड है ये, प्लान्ड सिटी, राइट। तो नगर नियोजन का मतलब एक प्लानिंग के द्वारा बनाई गई सिटी है। तो नगर नियोजन में हमको इसके दो हिस्से देखने को मिलते हैं, राइट। एक हिस्सा आपको देखने को मिल रहा होगा कि आप देखिए यहां पे मकान बना हुआ है ये, ठीक है। अब इसमें मकानों की संख्या शायद आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके यहां पर तो गिन सकते हैं। बट अगर मैं आपको कहूं कि भाई साहब ये भी तो नगर का एक हिस्सा है, ये वाला, ये भी नगर का एक हिस्सा है, और इसमें जो छोटे 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 ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं, ये भी एक एक मकान है। तो आप इसको गिन पाएंगे क्या? ये भी मकान है, ये भी मकान है, लेकिन आप इसे इजीली गिन सकते हैं। तो आपको डिफरेंस बेसिकली क्या दिखाई दे रहा है? बेसिकली डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि ये बड़े मकान हैं, ये छोटे मकान हैं। यहां मकानों की संख्या कम है, यहां ज्यादा है। इसको ज्यादा फैसिलिटेट किया जा सकता है, यहां पर जगह अच्छी है, यहां पर ऊंचाई पर स्थित है। थोड़ा सा आप देख सकते हैं ना, ये उठाव आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो आपको शेडोज दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये अपर साइड में है, ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। बीच में ये रिवर जा रही है, ठीक है। और फिर ये इसके दूसरे हिस्से में दूसरा लोअर टाउन है, तो इसको बोला जा रहा है लोअर टाउन, जिसको बोलते हैं निचला नगर, ठीक है। निचला नगर या फिर नगर सिंपली। और जो दूसरा वाला हिस्सा है, इसको बोला जाता है सिटाडल। क्या बोला जाता है इसको? सिटाडल। सिटाडल मतलब उच्च शहर है, ये उच्च शहर है। तो ऐसी कल्पना, ऐसी तमाम सारे आपको इस वाले एरिया में, ये जो ऊंचा वाला हिस्सा है, इसमें तमाम ऐसी चीजें, जैसे कुछ स्कूल टाइप कल्चर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। एक बिल्डिंग मिली है जिसमें कई सारे पिलर्स हैं, ऐसा लगता है कि शायद ये किसी प्रकार का मीटिंग हॉल रहा होगा, या फिर ये कोई स्कूल हो सकता है, ऐसी चीजें। तो आपको इस एरिया में स्कूल, इसी एरिया में आपने महान स्नानागार के बारे में सुना होगा, तो वो भी इसी एरिया में आपको देखने को मिलेगा। ग्रेनरी अगर आप देखेंगे, अन्न भंडार देखेंगे, तो इसी एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। टेम्पल्स हैं, तमाम प्रकार के असेंबली हॉल्स हैं। तो ऐसा लगता है कि जो प्रशासनिक टाइप के भवन रहे होंगे, ठीक है, इस कल्चर में जो प्रशासनिक प्रकार के जो भवन रहे होंगे, प्रशासनिक प्रकार के जो भवन रहे होंगे, संभवतः वो भवन यहां पर बनाए गए थे। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आखिरकार इस तरीके का विभाजन होता क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है, इस तरीके के विभाजन होने के पीछे कारण क्या हो सकते हैं, तो देखिए, अक्सर किसी भी शहर में जो प्रशासनिक भवन होते हैं, प्रशासनिक जो भवन होते हैं, प्रशासनिक भवन में कार्यस्थल भी हो सकता है, या फिर कोई किसी प्रकार का निवास स्थल भी हो सकता है। तो वो किसी सुरक्षित एरिया में ही बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है सुरक्षित एरिया में? एग्जाम्पल लीजिए जरा, जैसे सपोज दैट, भगवान न करे कभी ऐसा कहीं हो, बट अगर किसी शहर में बाढ़ आ जाए, तो बाढ़ से जो आम जनता है उसको बचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रशासनिक अधिकारियों की होगी, सरकार की होगी। सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रशासनिक अधिकारी आप सब लोग जब बन जाएंगे तो आप उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो अब ऐसे में आपका सुरक्षित होना, यानी प्रशासनिक अधिकारियों का सुरक्षित होना जरूरी है कि नहीं है, या उनके प्रशासनिक कार्यालय जो उनका सुरक्षित होना जरूरी है कि नहीं है? जैसे अगर नगर को बचाने वाले लोग और उनके एरिया ही सुरक्षित नहीं होंगे, अगर वो ही बाढ़ में बह जाएं, तो आम जनता जो बाढ़ में बह रही है उसको कौन बचाएगा? उसको कौन जो है सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा? या फिर आपके जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो बाढ़ में बह गई क्योंकि वो ऊपर के स्थान पे नहीं थी, तो फिर आप कैसे जो है उस शहर को संभालेंगे? इसीलिए आप देखेंगे जब भी कोई भी प्रशासनिक चीज, भवन या फिर कुछ इस तरीके की चीजें बनाई जाती हैं, तो वो नगर के सबसे सुरक्षित इलाके में, जहां पे प्राकृतिक आपदाओं से बचा जा सके, जहां पे अन्य चीजों से बचा जा सके, वहां पर बनाई जाती है। और शायद ये चीज सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी इस चीज का प्रयोग करते थे। जैसे एक और साइट मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, उसको जरा देखने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये जो बड़ा सा पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो बड़ा सा पोर्शन आपको दिख रहा है, ये लोअर सिटी है, ठीक है। ये निचला शहर है। ये क्या है बेटा? निचला शहर है, लोअर सिटी है। और ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये है आपका अपर सिटी, ठीक है। ये क्या है? आपकी अपर सिटी है। तो आप देख सकते हैं अगेन सेम थिंग कि यहां पर बड़ी बिल्डिंग्स हैं, दूर दूर हैं, ऊंचाई पर बनी हैं, और यहां पर जो चीजें हैं वो छोटी छोटी हैं, बहुत ज्यादा हैं। तो
तो आपको यह समझ में आ गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर है वो 2 भागों में विभाजित है। यानी नगर नियोजन की सबसे खास बात यहां पर क्या है, नगर नियोजन प्रणाली की सबसे खास बात है कि यह 2 भागों में बटा है, 2 भागों में बटा है। राइट, ये आपको समझ में आ गया। अभी जो 2 भागों में बटा है उसमें ये आपको ये आपको देखने को मिल रहा होगा, ये वेस्ट इलाका है और ये आपको देखने को मिल रहा है ये ईस्टर्न पोर्शन है। तो किसी भी शहर के वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है, पश्चिमी जो भाग होता है, पश्चिमी जो भाग है वो पश्चिमी भाग को हम लोग टीला के नाम से जानते हैं। हिंदी में आप इसे टीला कह सकते हैं, इंग्लिश में आप इसे किसी भी तरीके से, जैसे अपर सिटी के नाम ले दें, सिटाडल का नाम ले लें, ऐसे जनरली कॉमनली नेम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस तरीके से, या फिर आप इसे किला भी कह सकते हैं, या फिर टीला भी कह सकते हैं, उच्च शहर भी कह सकते हैं, जो भी आपको नाम लेना हो। ये आपका लोअर सिटी है, ईस्टर्न पार्ट जो है ये आपका क्या है, ये निचला शहर है, शहर का निचला हिस्सा है, निचला नगर आप कह सकते हैं। इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसका जो क्षेत्रफल है ये कम है। एरिया आप देख रहे हैं ना, कम है, बट इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंटली अगर आप देखेंगे तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर आप बात करते हो तो निचला शहर जो है वो, इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल आपको अधिक दिखाई देगा। राइट, यहां पे अगर हम मकानों की संख्या की बात करें, मकानों की या भवनों की संख्या की बात करें, भवनों की जो संख्या है वो संख्या यहां पर क्या है बेटे, यहां पर भवनों की संख्या कम है। यहां पर अगर हम बात करें मकानों एवं भवनों की जो संख्या है वो संख्या यहां पर क्या है, ज्यादा है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर जनसंख्या जो थी, यहां पर जो जनसंख्या रही होगी वो भी कम रही होगी, और यहां पर जो जनसंख्या होगी वो जनसंख्या क्या होगी बेटे, ज्यादा होगी। राइट, ये अप्रोच समझ में आ रहा है आपको, क्लियर हो रहा है सारी चीजें। तो ये तो आपको एक जनरली बात आपको यहां पर समझ में आती है कि भाई पश्चिमी टीला बड़ा है, शहर का पश्चिमी भाग है वो अपर है, ऊंचाई पर है, ये ऊंचाई पर है। ठीक है, जैसे आप दिल्ली चले जाइए, राष्ट्रपति भवन, तो राष्ट्रपति भवन बना है रायसीना हिल्स पर, दिल्ली का ऊंचा स्थान है वो। शुरुआत में उसको वहां नहीं बनाया जा रहा था, बट बाद में सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए कि भाई यमुना नदी की बाढ़ ना आ जाए वहां पर, है ऐसा ना हो जाए कभी, तो उन्होंने उसको बहुत सुरक्षित जगह पर बनाया अंग्रेजों ने। औपनिवेशिक भवन है वो, औपनिवेशिक काल का भवन है, औपनिवेशिक भवन नहीं, औपनिवेशिक काल का भवन है राष्ट्रपति भवन हमारे यहाँ जो है। तो वहीं पर क्यों बना, रायसीना हिल्स पे क्यों बना, समझ में आ रही बात। तो इसलिए ही बना वहां पर। राइट, क्लियर हो रही बात। ऐसी जगह जो है होती हैं वो सुरक्षित होती हैं। अब हम जब सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली की बात कर ही रहे हैं तो यहां पर कुछ स्पेशलिटीज हैं जो हमको ध्यान रखना है। एक्चुअली ये प्रोटेक्टेड एरिया होते थे तो इनकी फेंसिंग की जाती थी। फेंसिंग करने का मतलब है कि प्राचीर बनाना, सुरक्षा प्राचीर। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली में आप देखेंगे कि अक्सर यहां पर सुरक्षा प्राचीर आपको देखने को मिलेगी, सुरक्षा प्राचीर। लेकिन अगर हम सुरक्षा प्राचीर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देख ही रहे हो, अगर ठीक है, अगर हम सुरक्षा प्राचीर की बात कर ही रहे हो, सुरक्षा प्राचीर की बात कर रहे हो, तो सुरक्षा प्राचीर के आधार पर कुछ चीजें हैं जो कॉमन है और कुछ चीजें जो हैं वो थोड़ी स्पेशल हैं। कॉमन क्या है कि अक्सर जो दुर्ग हुआ करते थे, दुर्ग अर्थात जो टीला है, अक्सर सामान्यतः जो दुर्ग या टीला है वो किससे घिरा होता है, सुरक्षा प्राचीर से, सुरक्षा प्राचीर से। लेकिन इसको लेकर के कई सारे अपवाद भी हैं। इसको लेकर के आप देखेंगे जो दुर्ग है या टीला है उसको लेकर के कई सारे आपको अपवाद भी देखने को मिलेंगे। तो आइए इन अपवादों पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। इन अपवादों में सबसे महत्वपूर्ण अपवाद जो है बेटे वो आपका चनहूदड़ो है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण अपवाद कौन सा है आपका, चनहूदड़ो। तो आइए एक इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं, चनहूदड़ो की बात कर लेते हैं। चनहूदड़ो की स्पेशलिटी ये है कि चनहूदड़ो जो है वो ना तो उसका किला, ठीक है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, चाहे आप किले की बात कर लें या फिर नगर की बात कर लें, कहीं पर भी सुरक्षा प्राचीर जो है वो नहीं है। यहां पर सुरक्षा प्राचीर है ही नहीं। अर्थात जो नगर है, जैसे जो 2 भागों में बटा हुआ है, जैसे पश्चिमी भाग है और ये पूर्वी भाग है, इसको किनारे किनारे किसी प्रकार की कोई फेंसिंग नहीं की गई है। यह है चनहूदड़ो। चनहूदड़ो सिंध का एरिया है, मैप में आपको दिखाई दे सकता है आसानी से।
बहुत आसानी से। इसके अलावा एक और एक्सेप्शन भी है, जैसे मैंने चंदहुदड़ के बारे में बताया कि इसमें ना तो दुर्ग वाला इलाका है उसमें फेंसिंग नहीं की गई है, और ना ही जो नगर वाला इलाका है उसमें फेंसिंग नहीं की गई। लेकिन अगर हम कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा, तो कालीबंगा एक ऐसा शहर है जिसमें जो किला है, ठीक है, जो किला है आपका ये, इसकी भी फेंसिंग की गई है, और जो आपका नगर है, निचला नगर जो है, इसकी भी फेंसिंग की गई है। ठीक है, ये जो आपका निचला नगर है इसकी भी फेंसिंग की गई है। यानी दोनों सेपरेटली जो है फेंसिंग, दीवार, सुरक्षा प्राचीर जो है उसमें लगी हुई आपको देखने को मिलती है। इसका मतलब यहां पर नगर का द्विभागीकरण किया गया है। क्या किया गया है? द्विभागीकरण। मतलब इसको दो हिस्सों में क्या किया गया है? इक्वली, मतलब सुरक्षा के दृष्टि से उसको डिवाइड किया गया इक्वली। राइट, यहां पर आपको समझ में आ रही है दोनों बातें। अब देखिए एक और स्पेशलिटी आपको यहां पर देखने को मिलेगी, जैसे लोथल। मैं लोथल की बात कर लूं, गुजरात का एक इलाका है लोथल। इसके अलावा आपको सुरकोटड़ा भी यहां पर ध्यान रहेगा, सुरकोटड़ा ये कच्छ में स्थित एक इलाका है। इसकी स्पेशलिटी बेटे ये है कि ये भी फेंस्ड है, लेकिन इनकी फेंसिंग किस तरीके की है, जैसे ये आपका किला है और ये आपका निचला शहर है, ठीक है, तो ये एक कॉमन फेंस से फेंस्ड है, अर्थात इसमें एक उभयनिष्ठ कह सकते हैं, एक कॉमन जो है सुरक्षा प्राचीर आपको देखने को मिलती है। सुरक्षा प्राचीर जो है वो आपको देखने को मिलेगी, एक उभयनिष्ठ सुरक्षा प्राचीर आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अलग अलग नहीं घिरा है, एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा गया है। यानी कि यहां पर बाइफर्केशन नहीं है, जैसे यहां पर द्विभागीकरण किया जा रहा है, यहां पर द्विभागीकरण नहीं, एकीकृत रूप आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, सबसे महत्वपूर्ण जगह है बेटा धौलावीरा। इसकी बात जरा देखिए, धौलावीरा भी आपका यही कच्छ वाले इलाके में आपको देखने को मिलेगा। इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये अभी तक आप क्या देख रहे हो, जनरली एक भाग और दो भाग, एक भाग दो भाग, एक भाग दो भाग। धौलावीरा ऐसा है जो तीन भागों में विभाजित है। धौलावीरा एक ऐसा नगर है, इसके तीन भाग हैं, तीन भागों में विभाजित है, भागों में विभाजित। ये स्पेशलिटी है इसकी, नगर विभाजन की। तीन भागों में कैसे विभाजित है ये? तो इसमें एक तो आपका दुर्ग हो गया, ठीक है, एक आपका ये दुर्ग वाला इलाका हो गया, ये दुर्ग है। मध्य में मध्य नगर है, और तीसरे में निचला नगर है। ये चीज दिखाती है कि एकदम जो आधुनिक स्थिति है हमारी, जो आधुनिक शहरीकरण हमारे यहां होता है, हमारे यहां सोसाइटी या क्लास तीन तरीके से डिवाइड है ना, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। सो एग्जैक्टली अगर देखें तो वी कैन सी धौलावीरा जो है वो इस तरीके की स्पेशलिटी को शो करता है, जिसमें नगर का ऊपरी हिस्सा भी है और फिर मध्य का भाग भी है और निचला हिस्सा भी आपको यहां धौलावीरा में देखने को मिलता है। अब आप पूछ रहे होंगे कि क्या इसको फेंस्ड किया गया है? यस, किया गया, लेकिन किस स्टाइल में? इस स्टाइल में या इस स्टाइल में? इस स्टाइल में। जैसे चनहुदड़ो तो कोई स्टाइल ही नहीं है, कालीबंगा अलग अलग फेंस्ड है, लेकिन लोथल और सुरकोटड़ा एक साथ फेंस्ड हैं। तो ये अपनाता है कालीबंगा स्टाइल को, अर्थात सेपरेटली, ऐसे और ऐसे, इस तरीके से विभाजन इसका है धौलावीरा का। समझ में आया? अलग अलग रक्षा प्राचीरों से ये घिरा हुआ है, तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। क्लियर? तीन हिस्सों में यह विभाजित है। अब देखिए एक और स्पेशल है, एक और बहुत ही विचित्र है वो कालीबंगा, माफ कीजिएगा, कालीबंगा नहीं, कालीबंगा तो हो चुका है। हरियाणा हिसार में एक जगह है, हरियाणा में एक जगह है बनावली एक लोकेशन है। बनावली में स्पेशलिटी क्या है बेटे? ये भी दो भागों में विभाजित है। एक भाग ये आपका हो गया दुर्ग, ये हो गया आपका नगर, राइट? ये आपका क्या हो गया? दुर्ग हो गया, ये आपका हो गया नगर। अब इसकी फेंसिंग देखो कैसी है। पहले इसको एक कंप्लीट दीवार से पूरा ढका गया, और उसके बाद दुर्ग जो है उसको एक और फेंस से कवर किया गया है। इसका मतलब डबल लेयर की सुरक्षा आपको देखने को, एक तो पूरे नगर की सुरक्षा के लिए कॉमन दीवार है जैसे इसमें है लोथल और सुरकोटड़ा में, फिर उसके बाद जो दुर्ग है उसको एक और दीवार से क्या कर दिया गया है, यानी दो मतलब
दुर्ग की सुरक्षा बाहरी और भीतरी दो दीवारों से आपको होते हुए देखने को मिलेगी। बनावली की ये स्पेशलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम जो इंपॉर्टेंट शहर हैं जैसे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, कालीबंगा है, इनकी अगर हम बात करें तो एक स्पेशलिटी और है। जैसे इन सब के अलावा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, ठीक है। लोथल का भी शहर आपका नाम ले सकते हैं, सॉरी सुरकोटड़ा का नाम ले सकते हैं, सुरकोटड़ा का नाम ले सकते हैं। ये इनकी स्पेशलिटी एक और है बेटा, जो बाहरी दीवार है ना, जैसे आप यहां पर देख रहे हो बाहरी दीवार वाला हिस्सा, जरा देखो। जैसे इसकी बात कर लेते हैं, ये जो बाहरी दीवार है इसमें ना जगह जगह पर परकोटे बनाए गए हैं। इन पे जो है वो जगह जगह पर क्या बनाए गए, दीवारों पर बाहर की ओर परकोटे बनाए गए हैं। परकोटे क्या होता है, बाहरी दीवारों पर परकोटा बनाया गया है। परकोटा बनाने से क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि दीवार है ना, ये दीवार है, ठीक है, ऊपर का हिस्सा है, तो इसके ऊपर इस तरीके से आप देखेंगे सुरक्षा प्राचीर जो है उसमें परकोटे बनाए गए हैं, जिससे जो है वो क्या की जा सकती है, जैसे पुराने समय में किलों के ऊपर इस तरीके के परकोटे बनाए जाते थे कि दूर से अगर कोई आ रहा ना तो निशाना बना करके उसको वहीं पे ढेर किया जा सकता है, जिससे नगर भंग ना हो सके। तो ये कहीं ना कहीं पूरे नगर की सुरक्षा व्यवस्था को दिखाता है, तो ये परकोटा सिस्टम आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ये स्पेशलिटी आपको टाउन प्लानिंग में उस समय देखने को मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत शानदार फैसिलिटी है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है अगर आप देखेंगे तो। कुछ अदर फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं, कुछ दूसरी फैसिलिटीज, जैसे ये तो हो गई नगर नियोजन। अब नगर नियोजन इस तरीके से किया गया है तो सड़क व्यवस्था तो होगी। सड़क व्यवस्था की स्पेशलिटी क्या है कि जैसे हम किले वाले हिस्से में अगर देखें, किला या दुर्ग वाला जो एरिया है जिसको सिटाडल कहा जा रहा है, सिटाडल एरिया में अगर आप देखोगे तो यहां पर जो सड़कें हैं वो सड़कें चौड़ी हैं, चौड़ी सड़कें वाइडर एरिया वो थोड़ा सा कवर करती हैं। और इनमें कुछ सड़कें तो ऐसी हैं जिसके दोनों ओर कुछ में से, ज्यादा में नहीं, दोनों ओर आपको नाली प्रबंधन आपको देखने को मिलता है, नालियां देखने को मिलती हैं, वो भी ढकी हुई, कवर्ड। इसके अलावा जो निचला एरिया अगर आप देखेंगे, निचला नगर जो आपका है, निचला नगर, उनकी अगर आप बात करोगे तो निचले नगर में आपको जो सड़कें हैं वो कंजेस्टेड हैं, अर्थात तंग सड़कें हैं, ठीक है। सकरी जिसको बोल सकते हैं, सकरी सड़कें, तंग सड़कें आपको देखने को मिलेंगी। और इनमें आपका जो नाली है, जल प्रबंधन के लिए नाली जो है वो केवल सड़क के एक ओर आपको देखने को मिलेगी, तकरीबन एक ओर। इसके अलावा सड़कें जो हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। समकोण पर काटने का मतलब यह हुआ कि चौराहों का निर्माण, यहां पर चौराहा जो है उसका निर्माण हो रहा है। तो इनकी वजह से पूरा नगर जो है वो एक जाल प्रणाली को प्रदर्शित करता है। ग्रिड सिस्टम इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रिड सिस्टम, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। ग्रिड सिस्टम की तरह आपको दिखाई देता है ग्रिड सिस्टम। अब ग्रिड सिस्टम की बात करें तो कैसा होगा, जैसे मान लेते हैं कि ये सड़क जा रही है, अब इधर से एक सड़क आ गई, इधर से एक सड़क जा रही है और इधर से एक सड़क जा रही है, तो यहां पर एक जाल बन गया। अब इसके किनारे किनारे क्या होंगे, इसके किनारे किनारे ही आप देखेंगे कि आपको मकान बने हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अब ये सड़क मुड़नी है तो मुड़ जाएगी, ठीक है, इसको सड़क को मुड़ना है, मुड़ जाएगी, तो चौराहा यहीं पे बन जाएगा, ऐसे ऐसे करके। तो कहीं पर भी बनेगा, लेकिन एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग यहां पर चीजें बन रही होंगी। इस तरीके से आप देखेंगे नगरों का पूरा एक जाल जो है यहां पर बना हुआ आपको दिखाई देगा, राइट। इस तरीके से ये चीजें जो है वो जाल के तौर पर आपको बनी हुई देखने को मिलेंगी। पूरा शहर जो है इस प्रकार की जाल वाली प्रणाली में कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई देगा। और आपको इसके चारों ओर जो है वो मकान व्यवस्था देखने को मिलेगी। अधिकतर मकानों की अगर हम बात करें, अधिकतर मकानों की बात करें तो मकान एक मंजिला भी हैं और दो मंजिला भी हैं। एक मंजिला मकान भी हैं और दो मंजिला मकान भी हैं। जनरली अगर हम किले वाले मकान को देखेंगे तो किले में जो मकान है, किला जो बनाया गया है, यहां पे जो मकान है, यहां के मकान बड़े हैं, ठीक है, बड़े हैं, दो मंजिला हैं। और जो नगर, निचला नगर वाला जो इलाका है, यहां के जो मकान हैं वो छोटे हैं।
और 1 मंजिला और 2 मंजिला दोनों हैं। 1 मंजिला और 2 मंजिला दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्रमुख व्यावसायिक स्थल आपको कहां देखने को मिलेंगे? यहां पर प्रमुख व्यावसायिक स्थल जो है नगर के इन एरियाज में आपको देखने को मिलेगा। शायद मंडी वगैरह जो है इसी बड़े एरिया में लगती थी, ऐसा देखने को मिलता है। तो सड़क व्यवस्था बहुत अच्छी है और इसमें हर जगह सड़क पे अगर आप देखोगे तो सड़क के किनारे किनारे अगर आपको नालियां देखने को मिल रही हैं तो नालियां प्रॉपर ढकी हुई हैं, ढकी हुई नालियां हैं, गहरी नालियां हैं और नालियों में बीच बीच में चैम्बर बने हुए हैं जिससे कि गंदगी को इकट्ठा कर दिया जाए वहां पर और सफाई कर ली जाए। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सड़क के किनारे, ठीक है, सड़क के किनारे 2 चीजें मिलती हैं। एक तो आपको कुछ जगहों पर लैंप पोस्ट देखने को मिलता है, इसका मतलब वो रात में भी रात में भी आवागमन हो रहा है। दूसरा, सड़क के किनारे गड्ढे मिलते हैं, गड्ढे, सड़क के किनारे जो है आपको गड्ढे मिलते हैं और ये गड्ढे कूड़ा घर के रूप में कूड़ा इकट्ठा करने के लिए इनका इस्तेमाल होता था। कितनी अच्छी बात है। आज के समय में देखिए कूड़ा ऐसा ही फेंका हुआ सड़क के ऊपर किनारे ही, और वहां पर अगर सड़क के किनारे फेंकने की जरूरत पड़ेगी तो सड़क किनारे गड्ढा खोद रखा है, अब कूड़ा उसके अंदर है, बाहर नहीं फैलेगा और वो नियमित तौर पे उसको साफ कर लिया जाता होगा। हमारे यहाँ डस्टबिन रखी जाती है लेकिन उसके बावजूद भी जिस जगह पर रखी जाती है वहां पर देखो कितना बड़ा सा एकदम लोग फेंक के चले जाते हैं। किस तरीके की वो सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं, बहुत अजीबोगरीब। ठीक है, तो हमको देखने को मिला कि भाई सड़क प्रबंधन यहां पर है इस तरीके का। हमको देखने को मिला कि यहां पर जो है जो मकान है उस तरीके के आपको देखने को मिलते हैं। और हाँ, ये जो चाहे सड़क की बात करें चाहे मकानों की बात करें, ये जो सड़क और मकान हैं, सड़क बन रही हैं या फिर मकान बन रहे हैं, इनमें ज्यादातर पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। पक्की ईंटें हैं, पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है और ईंटें भी जो हैं वो उनका रेशियो देखिए आप 4:2:1, यानी जितनी लंबी होंगी उसकी आधी चौड़ाई और उसकी आधी ऊंचाई, 4:2:1 के रेशियो में आपको ईंटें पकी हुई देखने को मिलेंगी। कुछ जगहों पर कच्ची ईंटों का भी इस्तेमाल किया गया है, ज्यादातर जगहों पर पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। बड़े भवन भी आपको देखने को मिलेंगे। बड़े भवन में आपको अन्नागार देखने को मिलेगा, वेल मेंटेन्ड। बड़े भवनों में आपको स्नानागार देखने को मिलेगा, स्नानागार। आपको तकरीबन हर घर में, लगभग हर घर में एक सेपरेट कुआं देखने को मिलेगा, कुआं, ठीक है, सेपरेट कुआं देखने को मिलेगा। स्नान घर देखने को मिलेगा, स्नान घर, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे यहां पर देखिए आप, ये कुआं है, स्नान, ये आपको देखने को मिल रहा है। यूनेस्को ने कुछ मकान ऐसे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के जिनमें ये इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से रखा है। 2021 में जो है इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसके कुछ इलाके रखे गए हैं। अगर आज की डेट का आप द हिंदू न्यूज़पेपर देखेंगे, आज अगर हम बात करते हैं 19 तारीख है, या फिर अगर आप हो सकता है कि 19 या 20 में जब भी इसको वीडियो को देख रहे हैं, तो 19 तारीख के अगर द हिंदू न्यूज़पेपर में आप देखेंगे तो इसके बारे में ये एक आर्टिकल भी आया हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन के नगरीय सभ्यता को लेकर के। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पढ़ लीजिएगा उसको। ये देख सकते हैं आप, जैसे घर में कुआं भी है, ये शायद स्नानागार था इनके घर का, ठीक है। यहाँ पर स्नान करने की जगह आपको देखने को मिल रही है, सेपरेट किया गया इसको बाकायदे। नाली है जो जा करके जुड़ रही है बाहर की बड़ी सड़क से। आप देख सकते हैं यहाँ पे सड़क के किनारे किनारे नालियां भी बनी हुई हैं, फेंस्ड उसी तरीके से, दीवारें उसी तरीके से बनाई गई जैसे आज के समय बनती, उसी तरीके की ईंटें हैं। जालदार, ये तो जाल बाद में लगा दिया गया, लेकिन इस तरीके से आप देख सकते हैं कुआं वगैरह सब कुछ बना हुआ करता था। एकदम प्रॉपर टाउन प्लानिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। सो कंक्लूसिवली आपको क्या समझ आता है, ये आपका अन्नागार है। अन्नागार जो आपको हड़प्पा से भी देखने को मिला है, बड़ा अन्नागार आपको हड़प्पा से देखने को मिलता है, मोहनजोदड़ो से भी इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। और इसमें आप देखिए बीच में आने, जैसे हॉस्टल्स होते हैं ना, वैसा टाइप का यहाँ पर बनाया गया है। एक कमरा इधर, एक कमरा इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और बीच में पैसेज बनाया गया आने जाने के लिए। तो ये देखने को मिलता है कि भाई अन्नागार बना है उसी तरीके का। तो इसका मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजों को रिप्रेजेंट करती है, दिखाती है कि यस, इनका जो नगर नियोजन है वो आज के सिविल लाइंस जो हैं उससे कम नहीं थे। सिविल लाइंस में जिस तरीके की आपको सुविधाएं देखने को मिलती हैं, उस तरीके की सारी सुविधाजनक जो चीजें हैं वो उपलब्ध थी। उसी तरीके से आनुपातिक रूप में सारी चीजें रखी गई थी, नियोजित करके सारी चीजें रखी गई थी।
और इन सब चीज़ों का असर इसी बात पर होता है कि एक प्रॉपर वेल मेंटेल सेटल्ड सिटीज़ के तौर पर इसको हम पहचान सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये टॉपिक, जरूर बताइएगा हमें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ पाने के लिए आप इसे जस्ट स्कैन कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम है विरद दुबे 01, या फिर आप सीधा विरद लाइव के नाम से भी अगर आप खोजोगे तो मैं मिल जाऊंगा। विरद लाइव के नाम से भी आप मुझे टेलीग्राम में खोजोगे तो मैं मिल जाऊंगा, या फिर t.me/विरद दुबे 01 ऐसे करके खोज सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं @विरद लाइव के नाम से, या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं virad.dube@studyIQ.com पर। अगला टॉपिक में आप क्या चाहेंगे पढ़ना, सीक्वेंस में ही हम चलेंगे। ऐसा नहीं कि सीधा आप आधुनिक भारत से कोई टॉपिक रख दें, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर उसके आगे वैदिक सिविलाइजेशन है, उसमें आपको क्या पढ़ना है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको जानने हैं, जरूर बताइएगा। ये सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में बताइएगा। मैं आपसे रोज कनेक्ट होऊंगा, रोज जुड़ूंगा आपके साथ में। कोशिश मेरी यही रहेगी, एक आध दिन को छोड़ दिया जाए एक्सेप्शनली, तो आप जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। और क्या बेहतर किया जा सकता है ये भी हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।